Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel After Bank Hours. This is me Akash Gaurav. और today we will discuss about JIB 2025 preparation. वो स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो करके एक बार में JIB और SEBI एग्जाम निकाला था वो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो JIB और SEBI के प्रिपरेशन में होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट एंड सेकेंडली होता है सिलेबस। या फर्स्टली आप सिलेबस को भी रख सकते हो, सेकेंडली आप टाइम मैनेजमेंट को रख सकते हो। इन्हीं दो चीज़ों को फॉलो करके आप एक अटेम्प्ट एग्जाम निकाल सकते हो। और मेरे हिसाब से JIB SEBI जितनी जल्दी आप लोग निकाल लें उतना बेहतर है आप लोगों के लिए। जितने अर्ली एज में अपने बैंकिंग कैरियर के आप इसको निकाल लेंगे, इसको प्रिपेयर कर लेंगे, वो ज़्यादा आसान है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग के पास एनर्जी भी बहुत होती है और डिफरेंट एग्जाम्स का हम लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो थ्रू आउट हम लोग न्यूज़ में रहते हैं, थ्रू आउट हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं। बाय द टाइम एज यू विल ग्रो इन बैंकिंग आपके पास खुद के लिए समय कम मिलने लगेगा, तो पढ़ाई की तो दूर की बात है। तो आई होप कि आप लोग अपने अर्ली एज में होंगे बैंकिंग कैरियर के और स्टार्ट करने वाले होंगे JIB SEBI प्रिपरेशन के लिए। बुक्स फॉलो करने हैं, कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो करने हैं, वो मैं विदाउट एनी फर्दर डिले आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो, तो बने रहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पेपर हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, उन सब का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए पास होने के लिए, और कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कौन कौन सा स्कोरिंग मॉड्यूल है, कहाँ से स्टार्ट करें, हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। कौन कौन से यूट्यूब चैनल से हम लोगों को पढ़ना है या फिर कौन से स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि अभी के डेट में इसे सबसे मतलब टफेस्ट सब्जेक्ट माना जा रहा है। और इसमें जो स्कोरिंग जो मॉड्यूल है इसका मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी है। ठीक है, ये टफेस्ट इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस रहते हैं, ऑप्शंस थोड़े टफ रहते हैं। जैसे कि ऑप्शन हुआ ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 इंक्लूडिंग, ऐसे करके क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन आप लोग अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो मैं बोल मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी को आप लोग पहले गो थ्रू करें, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कैरी करता है। और देन उसके बाद आप इसके मॉड्यूल बी और मॉड्यूल ए को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है, जो स्कोरिंग मॉड्यूल है, वो है जनरल बैंकिंग ऑपरेशन और फंक्शन ऑफ बैंक्स, यानी कि मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। देन गो थ्रू मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी। ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे या मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो इस सब्जेक्ट में होते हैं वो हम लोग को जो डेली लाइफ में जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो बैंकिंग में यूज़ करते हैं वही रहता है। जैसे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, KYC, ML, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और ये आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेंगी आपके बैंकिंग कैरियर में। और आप जब कस्टमर डीलिंग करते हैं या फिर ब्रांचेस में बैठते हैं तो ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, थर्ड जो किसी के लिए ये टफ है और किसी के लिए ये इजी सब्जेक्ट है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं वो तो थ्रू आउट पढ़ते आ रहे हैं अकाउंटिंग, तो उनके लिए इजी है। लेकिन चूंकि मोस्ट ऑफ द बैंकर जो है आजकल वो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हालांकि आई हैड स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन दिस, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपको इसके फार्मूलाज याद हैं और अगर आपको इसके रेशियो याद हैं तो ये आपके लिए ईजी है। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले आप इसी को ख़त्म करो, सबसे पहले आप इसी सब्जेक्ट को क्लियर करो, ताकि आगे चल के कॉन्फिडेंस हो। और ये क्योंकि लास्ट टाइम में इसको रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप इसे नहीं पढ़े रहोगे तो। और सब तो बाकी जो जो भी सब्जेक्ट हैं, बाकी इंडियन इकोनॉमी हो गया, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस और बैंकिंग हो गया, ये सब थ्योरेटिकल हैं। तो ये आप बाद में रिवाइज कर सकते हो वीडियो के थ्रू या फिर केस स्टडी के थ्रू या फिर जो मैराथन वीडियोस लाते हैं ओली बोर्ड का उनके थ्रू। बट अकाउंट्स और फाइनेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। सो कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट है। इसे भी नया ऐड किया गया है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मोस्ट इजी सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। और आप लोगों को भी लगेगा, क्योंकि जो चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे वो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं अपने बैंकिंग कैरियर में, अपने डे टू डे बैंकिंग प्रैक्टिसेस में। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो। और अगर किसी सब्जेक्ट्स में आपके कम मार्क्स आते हैं, 45 तो एटलीस्ट आप लोगों को लाना ही है, बट स्टिल अगर किसी में 45 आया है तो उसको अगर कवर करने के लिए 5 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर ये है। अब आ जाते हैं पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया जो है 50% सारे पेपर्स में होने चाहिए। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का समय रहता है आप लोगों के पास, और 50% मार्क्स लाने, यानी कि 50 नंबर लाना ही है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर
आप एग्रीगेट 200 मार्क्स भी लाते हो एक सिंगल अटेम्प्ट में, इट मीन्स कि अगर आप इस साल एग्ज़ाम दिए और किसी एक सब्जेक्ट में आपका 45 आया, फिर दूसरे सब्जेक्ट में 45 आया, तीसरे में 55 आया और चौथे में 55 आया, यानी कि ओवरऑल जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट ओवरऑल जो आपका मार्क्स है वो 200 है। सो यू विल बी कंसिडर्ड एज पास। ओके, आप लोग को यहाँ आप लोग जेईई पास कर गए हो, ये कंसीडर किया जाएगा। और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इन केस अगर आपको मान के चलो कि जो सबसे टफेस्ट इसमें पेपर है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में अगर आपको 45 आया, ठीक है, अकाउंट्स भी अगर आपको टफ लग रहा है उसमें 49 आया, जो इजी आपको लग रहा है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस उसमें 56 आया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर रिटेल में आपको 50 आया, तो इन चारों का भी सम ओवरऑल 200 आता है। इट मीन्स यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पास स्टूडेंट। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। इसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड जाने से पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।